हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम विधि शास्त्र या जूरिस्प्रूडेंस से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो से पहले हमारे 2 वीडियो चैनल पर, हमारे विधिकारी चैनल पर उपलब्ध हैं, और उसमें 100 प्रश्नों को हमने हल किया है। और उसके आगे यह तीसरा वीडियो है, इसमें हम 100 प्रश्नों को हल करेंगे। तो इस प्रकार से यह 300 प्रश्न हो जाएंगे। और इसके बाद एक वीडियो और आएगा, तो जिसमें हम लगभग 450 प्रश्नों का संकलन आपको हम देंगे, जो कि पीसीएसजी की परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। और हम जो है इसमें सभी प्रश्नों को कोशिश किए हैं कि गलती न के बराबर हो। और अगर किसी मानवीय त्रुटिवश कोई गलती होती है तो आप उसे हमें कमेंट करके बताइएगा, और हम उसका रिप्लाई कर देंगे, तो आप उसे कंसीडर कर लीजिएगा। आप जो है हमारे चैनल विधिकारी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। और आइए देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहला है, मेरे विचार में पूर्व निर्णय का पालन एक नियम होना चाहिए, न कि एक अपवाद होना चाहिए। तो यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है यह कार्डोजो का है, और इनका यह मानना है कि जो न्यायालय का पूर्व निर्णय होता है वह एक नियम के रूप में उसका पालन किया जाना चाहिए, किसी अपवाद के रूप में उसका पालन नहीं किया जाना चाहिए। पूर्व निर्णय के आबद्धकारी बल को नष्ट या कमज़ोर किया जाता है। तो अगर कोई पूर्व निर्णय है न्यायालय का, तो उसका जो प्रभाव होता है वो बाध्यकर होता है। बाद के न्यायालय या जूनियर जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, उनके द्वारा उसका पालन किया जाना बाध्यकारी होता है। लेकिन इस बाध्यकारी बल को नष्ट कर दिया जाता है या कमज़ोर कर दिया जाता है, तो उसके कुछ नियम हैं, किन नियमों के द्वारा उसे नष्ट या कमज़ोर किया जाता है। तो इसे जो है निराकृत निर्णय के द्वारा, अर्थात एक निर्णय किसी न्यायालय के द्वारा एक बार दिया गया है और इसे अपील में चुनौती दी गई है हायर कोर्ट के यहाँ। तो जब इस निर्णय को हायर कोर्ट के द्वारा इसे निराकृत कर दिया जाता है, तो यह जो निर्णय का बल है वह कमज़ोर हो जाता है या नष्ट हो जाता है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका यह है कि पूर्व निर्णय से भिन्न आधार पर अगर उसको पुष्ट कर दिया जाता है, अर्थात इस न्यायालय के इस निर्णय को किसी इस हायर जुडिशरी के द्वारा इसे पुष्ट कर दिया जाए, या इसको परिवर्तित कर दिया जाता है, या इससे भिन्न कोई निर्णय पारित कर दिया जाता है, तब भी इसका प्रभाव खत्म हो जाता है या कमज़ोर हो जाता है। तीसरा है संविधि से अनभिज्ञता दिखाकर, और उसके बाद है पूर्व निर्णय को बार बार हायर कोर्ट में चुनौती देकर, और उच्चतम न्यायालय के पूर्व निर्णय से अगर यह असंगत है तब भी यह कमज़ोर हो जाता है या निराकृत या नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है यह दूसरा विकल्प इसमें सही होगा। नेक्स्ट है, क्या आप जानते हैं कि न्यायाधीश किस प्रकार विधि का निर्माण करते हैं? ठीक वैसे ही करते हैं जैसे एक व्यक्ति अपने कुत्ते के लिए विधि का निर्माण करता है। तो न्यायाधीश निर्मित विधि के विषय में यह कथन किस विद्वान का है? तो यह जो है कथन जेरेमी बेंथम का है, और जेरेमी बेंथम ने कहा है कि न्यायाधीश के द्वारा जो विधि निर्मित की जाती है, बता दें कि न्यायाधीश के द्वारा निर्मित विधि की जो मान्यता है उसे यथार्थवादी विचारधारा के जो विधिशास्त्री हैं उनका यह समर्थन यह बात कर रहता है कि जो न्यायाधीश हैं वही विधि निर्माता हैं, और विधानमंडल के सदस्यों को वो विधि निर्माता नहीं मानते हैं। तो उसके विरोध में जेरेमी बेंथम हैं कि जैसे एक व्यक्ति अपने कुत्ते के लिए विधि का निर्माण करता है, उसी प्रकार से न्यायाधीश जो है वो विधि का निर्माण करते हैं। इसलिए ये जो है इस सिद्धांत के, इस मान्यता के आलोचक हैं जेरेमी बेंथम। नेक्स्ट है, कथन ए विनिश्चय आधार बाध्यकारी होता है। तो यह जो कथन है यह सही है, क्योंकि जो एक न्यायालय का जो विनिश्चय होता है या उसका पूर्व निर्णय होता है उसमें बाध्यकारी बल होता है, उसका अवहेलना नहीं की जा सकती, और उसके जो लोअर कोर्ट हैं उसको उसे मानना आवश्यक है। और कारण आर है कि इतिरोक्ति बाध्यकारी नहीं होती है। तो यह कथन भी सही है कि जो इतिरोक्ति है वह बाध्यकारी नहीं होती है। तो इसको हम देखते हैं कि ये जो दोनों कथन सही हैं, लेकिन जो आर है वह ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो इस प्रकार से जो बी वाला विकल्प है यही सही होगा। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर है, लेकिन उच्चतम न्यायालय अपने निर्णयों से खुद आबद्ध नहीं है। यह निर्णय उच्चतम न्यायालय ने किस केस में दिया था?
तो बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य का एक केस आया था। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है वह सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगा, उनके ऊपर बाध्यकारी होगा, लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय है वह अपने निर्णय से बाध्य नहीं है, वह अपने निर्णय में परिवर्तन कर सकता है या उसके विपरीत जाके कोई फैसला सुना सकता है। नेक्स्ट, पूर्व निर्णय के रूप में निम्नलिखित में से क्या बाध्यकारी है? तो यहाँ पे पूर्व निर्णय के रूप में जो बाध्यकारी होता है वह निर्णयाधार बाध्यकारी होता है। ये इतरोक्त जो है यह बाध्यकारी नहीं होता है। नेक्स्ट, कथन ए है पूर्व निर्णय एक खान में सोने की तरह होता है, कारण यह विधि रिपोर्टों में तलाशा जाता है। तो यहाँ पे जो कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन जो कारण है वह कथन की सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ यह है कि जब किसी न्यायिक निर्णय के द्वारा विधि के किसी सिद्धांत की जो है व्याख्या की जाती है या उसको प्रतिपादित किया जाता है, तब वह एक पूर्व निर्णय के रूप में न्यायालयों का मार्गदर्शन करता है। अर्थात जो पूर्व निर्णय होता है वह किसी निर्णय देते समय जो बाद के न्यायालय हैं उनका मार्गदर्शन करता है, और जो निर्णय होते हैं उनको जो है उनका अनुसरण किया जाता है। और उच्च पीठ का या उच्च जो वरिष्ठ न्यायालय हैं उनके जो निर्णय हैं वह बाध्यकारी प्रकृति के होते हैं, और ऐसे निर्णयों को विधि रिपोर्टों में जो है प्रकाशित किया जाता है, और इसलिए इनका जो है मार्गदर्शन के लिए इनको विधि रिपोर्टों में भी तलाश इनकी की जाती है। तो इस प्रकार से ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन जो ए है वह आर जो है वह ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट, सर्वोत्तम उत्तर बताइए। तो यहाँ पे सर्वोत्तम उत्तर पूछा है कि कौन सा है। तो पहला है इतिरोक्त में बाध्यकारी बल नहीं होता है, तो यह कथन सही है। दूसरा है किसी मामले के विनिश्चयाधार में बाध्यकारी बल होता है, तो यह भी सही है। तीसरा है न तो विनिश्चयाधार न ही इतिरोक्त में बाध्यकारी बल होता है, तो यह कथन गलत है, और विनिश्चयाधार तथा इतरोक्त दोनों में बाध्यकारी बल होता है, तो यह भी गलत है, क्योंकि केवल विनिश्चयाधार में बाध्यकारी बल होता है, इतरोक्त में नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो पहला है और दूसरा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन विनिश्चय आधार का गलत अर्थ है? तो पहला है विनिश्चय का कारण, यह कारण है, तो यह जो है विनिश्चय में शामिल होता है, तो यह सही है। विनिश्चय में प्रतिपादित विधि के सभी सिद्धांत, तो यह जो है विनिश्चय आधार का गलत अर्थ है, तो यही जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। तीसरा है न्यायाधीश के द्वारा चुना हुआ विधि का नियम जिस पर विनिश्चय आधारित है, तो यह भी इसका गलत अर्थ नहीं है, अर्थात यह जो है विनिश्चय आधार का सही अर्थ है। और चौथा है विधि का नियम जिसे दूसरे बाध्यकारी मानते हैं, तो यह भी सही है, एक विनिश्चय को बाध्यकारी माना जाता है। अब आगे देखते हैं कि डायस के अनुसार विनिश्चय आधार और के 3 अर्थ लगाए जाते हैं। तो इसके अनुसार विनिश्चय का एक कारण होता है, न्यायाधीश द्वारा चुना हुआ विधि का एक नियम होता है जिस पर जो है विनिश्चय या निर्णय आधारित होता है। तो पहला कारण हो गया जिसके कारण जो है विनिश्चय दिया गया है या निर्णय दिया गया है। दूसरा है न्यायाधीश के द्वारा चुना हुआ विधि का एक नियम है जिस पर कोई जो निर्णय है वह आधारित है, तो यह दूसरे नंबर पे हो गया। और तीसरा है विधि का नियम जिसे दूसरे जो है बाध्यकारी मानते हैं, तो यह जो है किसी भी पूर्व निर्णय का 3 आवश्यक तत्व हैं, ये बी इसमें नहीं आता है। नेक्स्ट है सही उत्तर बताइए। तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर बताइए। तो पहला है जो पूर्व निर्णय है इनका सृजन न्यायाधीशों के द्वारा किया जाता है, तो यह कथन सही है, क्योंकि जो निर्णय है वह न्यायालय के द्वारा दिया जाता है, न्यायाधीशों के द्वारा दिया जाता है, तो यह सही है। और दूसरा है यदि कोई पूर्व निर्णय किसी अधिनियम से असंगत है तो वह आबद्धकर या आबद्धकारी नहीं होता है, तो यह भी कथन सही है। तीसरा है कभी कभी विधायन द्वारा भी पूर्व निर्णय का सृजन किया जाता है, तो ये तीसरा कथन सही नहीं है। यहाँ पे 1 और 2 यही केवल सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला है एक सिविल जज का निर्णय उसी न्यायालय के अन्य सिविल जज पर बाध्यकारी है, तो ये पहला ही विकल्प सही नहीं है। और दूसरा है उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है, तो यह कथन सही है। और निर्णयता अनुसरण के सिद्धांत का अर्थ अर्थात जो पूर्व निर्णय है इसका अर्थ है किसी न्यायिक निर्णय में बाध्यकारी बल होता है, तो यह कथन भी सही है। और चौथा है हाउस ऑफ लॉर्ड्स स्वयं अपने निर्णयों से बाध्य नहीं था, तो यह कथन भी सही है। नेक्स्ट है
अनवधानता के कारण जो दिया गया निर्णय है वह किस प्रकार का होता है? तो अनवधानता के कारण जो निर्णय दिया जाता है वह बाध्यकारी नहीं होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला है जो पूर्व निर्णय होते हैं वह विधि के क्रमिक विकास में सहायता करते हैं, तो यह कथन सही है। दूसरा है प्रतिलिप्याधिकार अर्थात कॉपीराइट जो है एक मूर्त अधिकार है, तो यह कथन गलत है क्योंकि जो कॉपीराइट है यह एक अमूर्त अधिकार होता है न कि मूर्त अधिकार। और तीसरा है निर्वचन की प्रक्रिया में अर्थात जो निर्वचन किया जाता है, इंटरप्रिटेशन किया जाता है किसी विधि का किसी न्यायाधीश के द्वारा, तो इस प्रक्रिया के दौरान विधि का निर्माण किया जाता है न्यायाधीश के द्वारा, तो यह कथन भी सही है। तो इस प्रकार से 1 और 3 ये दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा वाद पूर्व निर्णय के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो इसमें से जो पूर्व निर्णय के सिद्धांत से संबंधित जो केस है सज्जन सिंह का है बनाम राजस्थान राज्य, प्रकाश चंद्र पाठक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, लेकिन जो है यह लिविर सिज बनाम एंडरसन का जो केस है यह पूर्व निर्णय पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट स्वतंत्रता के पूर्व न्यायिक पूर्व निर्णयन के सिद्धांत को द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की निम्नलिखित में से किस धारा के द्वारा आंशिक मान्यता मिली थी? तो इस अधिनियम के जो है धारा 212 थी, 212 में इसे मान्यता प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है एक न्यायाधीश पूर्व निर्णय में तात्विक तथ्यों के आधार पर तथा अतात्विक तथ्यों को बहिष्कृत करने पर जिस निष्कर्ष पर पहुंचता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है निर्णयाधार कहा जाता है। अर्थात जब किसी न्यायाधीश के द्वारा किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए किसी तात्विक तथ्यों का सहारा लिया जाता है और अतात्विक तथ्यों को उसमें बाहर कर दिया जाता है और इसके बाद जब वो निष्कर्ष पर पहुंचता है तो उसे ही निर्णय कहते हैं, या निर्णयाधार वही जो तत्व हैं वो निर्णयाधार हैं। और यह जो परिभाषा है यह प्रोफेसर गुडहार्ट की है, गुडहार्ट की परिभाषा है ये। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने विधायन को समाज के विधायी अंगों के औपचारिक कथन के रूप में परिभाषित किया है? अर्थात इनका यह मानना है कि जो विधायन है वह समाज के विधायी अंगों का जो है औपचारिक कथन है। तो ऐसा जो मानना है या जो परिभाषा है यह चिपमैन ग्रे की है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विधान जो है वह समाज के विधायी अंगों की औपचारिक अभिव्यक्ति है या कथन है? तो यह जो कथन है वह ग्रे का है। ग्रे का यह कहना है कि जो विधान है वह समाज के विधायी अंगों की औपचारिक अभिव्यक्ति का कथन है। नेक्स्ट सामंड के अनुसार उच्चतम विधायन से क्या तात्पर्य है? तो सामंड के अनुसार जो उच्चतम विधायन है उसका तात्पर्य है कि जो संसद के द्वारा बनाई गई विधियां हैं वह उच्चतम विधायन होती हैं या उच्चतम विधायन कहलाती हैं। और सामंड जो है यह विधायन के 2 प्रकार बताते हैं, एक उच्चतम या सर्वोच्च विधायन और दूसरा बताते हैं ये अधीनस्थ विधायन, जिसमें से सर्वोच्च विधायन ऐसा विधायन होता है या ऐसी विधि होती है जिसका उद्भव जो है वह राज्य की जो प्रभुत्व संपन्न अर्थात जो राजा होता है उसके द्वारा बनाया जाता है। और नेक्स्ट जो विधायन किसी अन्य विधायी प्राधिकारी द्वारा निरसित, निराकृत अथवा नियंत्रित किए जाने के योग्य नहीं है तो वह क्या कहलाता है? तो ऐसा जो विधायन है जो कि निरसित या निराकृत अथवा नियंत्रित करने योग्य नहीं है तो ऐसा जो विधायन है वह सर्वोच्च विधायन कहलाता है। अर्थात इस विधायन को जो देश की सबसे बड़ी संस्था है संसद उसके द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विधायन का लक्षण नहीं है? तो इसमें से विधायन का जो लक्षण है वह है राज्य के विधायी अंग संसद या विधायिका द्वारा यह निर्मित होता है, तो यह जो सही है, यह एक विधायन का लक्षण है। दूसरा है यह विचारपूर्वक नियमित जो है नियमों का एक संग्रह है, तो यह कथन भी सही है। और तीसरी बात है कि इसमें आज्ञापक तत्व होता है, तो यह भी सही है। और चौथा है यह आगमनात्मक रीति से अभिकथित होता है, तो यही जो है ये किसी विधायन का लक्षण नहीं है। अब विधायन का अगर लक्षण देखेंगे तो यह जो है 4 लक्षण है इसके,
तो पहला इसमें है कि यह राज्य के विधायी अंग जैसे कि संसद या विधायिका के द्वारा निर्मित होता है। दूसरा है कि यह विचार पूर्वक जो है यह निर्मित नियमों का एक संग्रह है। और तीसरी बात यह है कि इसमें आज्ञापक तत्व होता है, अर्थात इसको फॉलो करना मैंडेटरी होता है। और चौथा है कि उसका जो प्रारूपिक जो स्वरूप होता है वह लिखित होता है। तो इस प्रकार से ये 3 कथन सही हैं और चौथा कथन सही नहीं है। नेक्स्ट, अधिनियमों के प्रयोजनों के लिए प्रतिनिधि प्राधिकारी को विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन क्या कहलाता है? तो ऐसा जो प्रत्यायोजन होता है या अधिनियम या विधि निर्माण करने के लिए जब संसद या विधानमंडल के द्वारा जो है अपनी शक्तियों का डेलीगेशन किया जाता है, किसी अन्य व्यक्ति को उसे प्रत्यायोजित किया जाता है, तो वह सशर्त विधायन कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यायोजित विधायन पर नियंत्रण करने का एक तरीका नहीं है? तो इसमें से जो है किसी विधान पर या किसी विधि पर नियंत्रण करने के जो तरीके हैं उसमें संसदीय नियंत्रण किया जाता है, न्यायिक नियंत्रण होता है, प्रत्यायोजित विधान का प्रकाशन इसके माध्यम से नियंत्रण किया जाता है। लेकिन प्रत्यायोजित विधान के पंजीकरण रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा ये जो है इस पर नियंत्रण करने का कोई तरीका नहीं है। तो प्रत्यायोजित जो विधान बनाया जाता है अर्थात जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है वो जो बनाया जाता है, इस पर नियंत्रण करने के कुछ तरीके हैं, जैसे संसदीय नियंत्रण हो गया, संसद के द्वारा नियंत्रण, संसदीय निरीक्षण हो गया, निरीक्षण अर्थात इंस्पेक्शन के द्वारा, न्यायिक नियंत्रण हो गया, और विधान का जो प्रसारण और प्रकाशन है तो इसके माध्यम से भी इस पर नियंत्रण किया जाता है। लेकिन यह जो प्रत्यायोजित विधान के जो पंजीकरण है या रजिस्ट्रेशन है इसकी अपेक्षा करके इसका जो नियंत्रण नहीं होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यायोजित विधान पर नियंत्रण करने का एक तरीका नहीं है? तो अभी हमने बताया है, वही क्वेश्चन फिर से है। संसदीय नियंत्रण है, न्यायिक नियंत्रण है, प्रत्यायोजित विधान का प्रकाशन करके इसमें नियंत्रण लगाया जाता है, लेकिन इस पर जन नियंत्रण यह जो है नियंत्रण करने का एक तरीका नहीं है। नेक्स्ट, आगमनात्मक और निगमनात्मक पद्धतियाँ किससे संबंधित हैं? तो आगमन और निगमन की जो पद्धतियाँ हैं यह विधायन से संबंधित हैं। नेक्स्ट, कोई ऐसी धारणा जो यह तथ्य छिपाती है या छिपाने का प्रभाव रखती है कि एक जो विधि का नियम परिवर्तित हो गया है जबकि विधि का शब्द जो है वह अपरिवर्तित है, अर्थात जो विधि का नियम है वह चेंज हो गया है लेकिन जो उसका शब्द है वह चेंज नहीं हुआ है और उसका जो प्रवर्तन है वह उपांतरित हो गया है, तो इसे किस माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है? तो इसे जो है साम्य के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है। अर्थात ऐसी कोई धारणा जो यह तथ्य छिपाती हो या छिपाने का प्रभाव रखती हो कि एक विधि का नियम चेंज हो गया है, परिवर्तित हो गया है, जबकि उसके शब्द जो हैं वह अपरिवर्तित हैं और उसका जो प्रवर्तन है उपांतरित हो गया हो, तो उसे जो है संज्ञापित करने वाली जो अभिव्यक्ति है उसे साम्य कहा जाता है। नेक्स्ट है कथन ए, उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत किसी वाद का विनिश्चयाधार सभी उच्च न्यायालयों पर बाध्यकारी है। तो यह जो कथन है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय होता है वो हाई कोर्ट और उसके साथ साथ अन्य जो लोअर कोर्ट होते हैं उस पर बाध्यकर होता है उसको मानना। और कारण है इसका, उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित या प्रतिपादित जो विधि है वह भारत के भूभाग के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। तो यह कथन भी सही है, लेकिन ये जो कारण है वह कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो अर्थात ये जो बी वाला ऑप्शन है ये सही है कि कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन जो कारण है वह कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट, विधिक अधिकार के दो मुख्य सिद्धांत कौन से हैं? तो विधिक अधिकार के जो दो मुख्य सिद्धांत होते हैं, अर्थात विधि के जो अधिकार हैं तो अधिकार के दो नहीं बल्कि 3 सिद्धांत होते हैं। तो विधिक अधिकार के 3 सिद्धांत कौन कौन से हैं? एक तो होता है हित सिद्धांत, दूसरा है इच्छा सिद्धांत और तीसरा है संरक्षित सिद्धांत। हित, इच्छा और संरक्षित, तो यह जो है विधिक अधिकार के ये जो है 3 सिद्धांत होते हैं। तो इसमें से पूछा है कि विधिक अधिकार के 2 मुख्य सिद्धांत कौन से हैं? तो इसमें से जो है
इच्छा सिद्धांत और हित सिद्धांत, अर्थात जो पहला विकल्प है ये सही है। बाकी ये कल्पितार्थ सिद्धांत, रियायत का सिद्धांत, यथार्थवादी सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत जो है यह विधिक व्यक्ति से संबंधित हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विधिक अधिकार से संबंधित है? तो विधिक अधिकार से संबंधित जो सिद्धांत अभी हमने बताए हैं कि इसमें से कौन कौन से हैं? इच्छा सिद्धांत है और हित सिद्धांत है। तो हित सिद्धांत बी ऑप्शन है, तो यही सही है। बाकी के ये जो तीनों हैं यह विधिक व्यक्तित्व से संबंधित हैं। विधिक व्यक्तित्व से संबंधित कई सारे अधिकार हैं, वह उस गलत उत्तर बताइए। तो एक विधिक अधिकार की निम्नलिखित विशेषता है, तो किसी अधिकार की जो विशेषता है उसमें से कौन सा कथन गलत है? तो एक अधिकार की विशेषता यह होती है कि वह किसी कार्य या उसको प्रवृत्ति से अधिकार का संबंध रखता है, तो यह कथन सही है। दूसरा है व्यक्ति उससे आबद्ध होता है, अर्थात विधिक व्यक्ति जो अधिकार होता है उससे व्यक्ति बंधा हुआ होता है, तो ये भी सही है। तीसरा है विधिक अधिकार का विषय सदैव जीवित व्यक्ति होना चाहिए, तो ऐसा जो कथन है यह सही नहीं है। अर्थात जो इसका तात्पर्य है कि एक सदैव जीवित व्यक्ति ही नहीं होते हैं विधिक अधिकारों के अंतर्गत, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जैसे जिसे विधिक व्यक्ति कहा जाता है। जैसे कोई संस्था हो गई, निगम हो गया, फर्म हो गया, वो भी कानून में एक व्यक्ति माने जाते हैं, तो ऐसे भी व्यक्तियों का अधिकार होता है। तो इसलिए जो सी वाला ऑप्शन है वही गलत है। नेक्स्ट है विधिक अधिकार से संबंधित निम्न में से कौन सा सिद्धांत ईहरिंग द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो जैसा हमने बताया कि विधिक अधिकार के 3 सिद्धांत हैं, हित सिद्धांत, इच्छा सिद्धांत और संरक्षित सिद्धांत। तो इसमें से एक सिद्धांत जो है ईहरिंग के द्वारा यह हित सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इसमें भी है आ रहा है और इसमें भी है आ रहा है। तो हित सिद्धांत जो है ईहरिंग के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, और इच्छा सिद्धांत जो है, इच्छा सिद्धांत के प्रतिपादक कई लोग हैं, जिसमें से हीगल हैं, कांट हैं, ह्यूम हैं, ऑस्टिन हैं, हॉलैंड हैं। तो इस तरह से कई सारे लोगों ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने में सहायता की है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विधिक अधिकार के लक्षण नहीं है? तो विधिक अधिकार के लक्षण इसमें से कौन से नहीं हैं? तो इसमें जो है ये अधिकार का जो नवीन है यह विधिक अधिकार का लक्षण नहीं है। इसके अलावा जो लक्षण हैं वो कौन कौन से हैं? तो अधिकार का एक धारणकर्ता होना चाहिए, ये कथन सही है। दूसरा है अधिकार से आबद्ध एक व्यक्ति है, ये भी सही है। तीसरा है अधिकार की एक अंतर्वस्तु होनी चाहिए, अर्थात विषय वस्तु होनी चाहिए, तो ये भी अधिकार का एक लक्षण है। और चौथा है अधिकार की एक विषय वस्तु होनी चाहिए, और विषय वस्तु हो गया, अंतर्वस्तु होनी चाहिए। और नेक्स्ट है अधिकार का जो स्वत्व है अर्थात हक है। तो यह जो है किसी अधिकार के 5 लक्षण हैं। इनको हमने देखा कि अधिकार जो है एक धारणकर्ता होना चाहिए, अधिकार से आबद्ध एक व्यक्ति होना चाहिए, अधिकार की विषय वस्तु होनी चाहिए, अधिकार की अंतर्वस्तु होनी चाहिए, और अधिकार को धारण करने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है यह अधिकार का नवीन जो है यह अधिकार का एक लक्षण नहीं है। नेक्स्ट है सही उत्तर बताइए। तो इसमें है एक जो एक व्यक्तिबंधी अधिकार है, यहाँ पे यह टाइप नहीं है, व्यक्तिबंधी अधिकार। तो व्यक्तिबंधी अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें से जो है पहला है यह जो व्यक्तिबंधी अधिकार है यह एक ऐसा हित है जो केवल निश्चित व्यक्तियों के विरुद्ध उपलब्ध होता है। तो यही कथन सही है, क्योंकि व्यक्तिबंधी अधिकार जो होता है वह किसी निश्चित व्यक्तियों के विरुद्ध उपलब्ध होता है, जबकि एक लोकलक्षी अधिकार जो होता है वह सभी लोगों के या पूरे समाज के प्रति जो है वह उपलब्ध होता है। तो दूसरा कथन है एक व्यक्ति का ऐसा हित है जो किसी निश्चित या अनिश्चित व्यक्ति के विरुद्ध उपलब्ध है। तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं। इसमें से जो पहला विकल्प है यही व्यक्तिबंधी अधिकार का सही जो है उत्तर है। नेक्स्ट, संपूर्ण विश्व के विरुद्ध एक सुरक्षित हित को क्या कहा जाता है? तो अभी हमने बताया कि संपूर्ण विश्व के विरुद्ध जो अधिकार उपलब्ध होते हैं तो उसे लोकलक्षी अधिकार कहा जाता है, और जब किसी व्यक्ति विशेष के जो है विरुद्ध कोई अधिकार है तो उसे जो है व्यक्तिलक्षी या व्यक्तिबंधी अधिकार कहा जाता है। नेक्स्ट है एक अधिकार जो बिना किसी अपवाद के वैध है तो उसे क्या कहा जाएगा? तो एक अधिकार जो किसी अपवाद के वैध है वह कहलाता है आत्यांतिक अधिकार।
आत्यांतिक अधिकार, अर्थात ऐसा जो अधिकार है उस पर किसी प्रकार का निर्बंधन नहीं है। नेक्स्ट, सही उत्तर को इंगित कीजिए। तो इसमें है एक सर्वबंधी अधिकार स्वामीहीन संपत्ति में एक हित है। तो यह कथन गलत है, क्योंकि सर्वबंधी अधिकार किसी भी स्वामीहीन संपत्ति में जो है उसका दावा नहीं किया जा सकता है। दूसरा है एक सर्वबंधी अधिकार जो है संपूर्ण विश्व के विरुद्ध संरक्षित एक हित है। तो यह कथन सही है। नेक्स्ट, अ पर ब का 500 रुपये मियाद वर्जित अर्थात टाइम बार्ड डेब्ट जिसे कहा जाता है, काल बाधित ऋण है, कर्ज है, वह जो है ब का 500 रुपये का दावा यह किस प्रकार के अधिकार के रूप में है। तो ऐसा जो दावा है वह अपूर्ण विधिक अधिकार के रूप में होगा, अर्थात इसे जो है एक पूर्ण विधिक अधिकार के रूप में यह दावा नहीं किया जा सकता है। और जो सामंड हैं, सामंड ने अपूर्ण अधिकारों को कुछ प्रकार बताए हैं कि अपूर्ण अधिकार कौन कौन से होते हैं। तो इसमें से एक आता है काल बाधित ऋण जिसे कहते हैं। दूसरा है अप्रवर्तनीय दावे हैं जिसका प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता है। और तीसरा है जो विदेशी ऋण है या उस पर जो देय ब्याज है, तो वह भी जो है अपूर्ण विधिक अधिकार है। तो ये 3 प्रकार उन्होंने सामंड ने बताए हैं। नेक्स्ट है सही उत्तर दीजिए और निम्नलिखित मतों में से कौन सा सांपत्तिक अधिकार का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर सांपत्तिक अधिकार का कौन सा एक सही उदाहरण है। तो इसमें जो है किसी अन्य की भूमि पर रास्ते का अधिकार, तो यह कोई अधिकार नहीं है। दूसरा है जब तक किराए की अदायगी की जा रही है तब तक शांतिपूर्वक रहने का किराएदार का अधिकार, तो यह भी जो है सांपत्तिक अधिकार का उदाहरण नहीं है। तीसरा है ख्याति का अधिकार, तो यह भी सांपत्तिक अधिकार नहीं है। और किराया पाने का अधिकार जो है यह एक सांपत्तिक जो है हित का या सांपत्तिक अधिकार का एक उदाहरण है। सांपत्तिक अधिकार के 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है स्वसंपत्तिक, अर्थात जो अपनी ही संपत्ति पर जो अधिकार प्राप्त होता है उसे स्वसंपत्तिक अधिकार कहा जाता है। और दूसरा है पर सांपत्तिक, अर्थात जो किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति पर अगर आपको कोई अधिकार होता है तो उसे पर सांपत्तिक अधिकार कहा जाता है, अर्थात। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने कहा कि मेरे अधिकार जो हैं वह विधि की एक संतान है। एक प्राकृतिक अधिकार एक ऐसा पुत्र है जिसका कभी कोई पिता नहीं रहा। तो यह जो कथन है यह जो है बेंथम का है। बेंथम ने कहा कि मेरे साथ जो मेरे अधिकार हैं वह विधि की एक संतान है और एक प्राकृतिक अधिकार एक ऐसा पुत्र है जिसका कभी कोई पिता नहीं रहा। तो जर्मी बेंथम जो है इसके कथन को कहने वाले व्यक्ति हैं। और जर्मी बेंथम जो है यह उपयोगितावादी विचारधारा के हैं जो कि विश्लेषणवादी विचारधारा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, किसने कहा कि अधिकार विधि के द्वारा मान्यता प्राप्त और संरक्षित हित है। तो यह जो कथन है यह कथन मूल रूप से तो कहा है सामंड ने, लेकिन अगर विकल्प में सामंड नहीं रहता है तो वहाँ पे हम इसका उत्तर इहरिंग को मानेंगे, क्योंकि इहरिंग ने जो है संरक्षित हित का जो सिद्धांत है वह इहरिंग के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जो इहरिंग है उनका भी यही कथन है कि जो अधिकार हैं वह विधि द्वारा संरक्षित एक हित हैं। लेकिन जब यह कथन है कि अधिकार विधि द्वारा मान्यता प्राप्त और संरक्षित हित है, तो यह जो कथन है यह सामंड का है। अगर विकल्प में नहीं है और सामंड और इहरिंग अगर दोनों हैं विकल्प में तो वहाँ पे आपको सामंड ही लगाना है। लेकिन अगर केवल इहरिंग है सामंड नहीं है तो इहरिंग को लगाना होगा। नेक्स्ट है किसने कहा है कि एकमात्र अधिकार जो कोई व्यक्ति धारित कर सकता है वह है कर्तव्य करने का अधिकार। तो यह जो कथन है यह किसका है। तो यह कथन जो है यह ड्यूगिट का कथन है। और ड्यूगिट का यह मानना है कि कोई मनुष्य जो है केवल एकमात्र अधिकार जो धारण करता है वह सदैव कर्तव्य करने का अधिकार है। और इनका यह मानना था ड्यूगिट का कि मनुष्य के पास अधिकार होते ही नहीं हैं, बल्कि उनके पास केवल कर्तव्य होता है, अधिकार नाम की कोई चीज़ उनके पास नहीं होती है। और ड्यूगिट ने एक सामाजिक समेकता का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया था, सामाजिक समेकता का सिद्धांत। इसे नेक्स्ट है अधिकार युक्तता के नियम के द्वारा मान्यता प्राप्त और संरक्षित एक हित है। तो यह जो ऐसा हित है जिसका सम्मान करना कर्तव्य है और जिसकी अवहेलना एक दोष है। यह जो कथन है यह किसका है। तो यह कथन जो है सामंड का है। सामंड ने कहा था कि अधिकार जो है युक्तता के नियम के द्वारा मान्य और एक संरक्षित हित है। लेकिन अगर खाली संरक्षित हित पूछता है तो यहाँ पे इसका जो है इहरिंग होंगे।
नेक्स्ट, गेविर्थ के अनुसार मानव वधोन्माद योजना का अभीष्ट शिकार न बनाए जाने का अधिकार एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो यह एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवाधिकार है। और नेक्स्ट, व्यक्ति तत्वार्थ है जिसके अधिकार और कर्तव्य जो हैं यह लक्षण है। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है यह कहा है सामंड ने। और सामंड के अनुसार विधिक अधिकारों के 5 तत्व होते हैं, जैसे अधिकार का धारणकर्ता होना चाहिए, अधिकार का। दूसरा है जो है अधिकार से एक आबद्ध व्यक्ति होना चाहिए, अर्थात जब कोई अधिकार घोषित किए जाते हैं तो उसे जो है व्यक्तियों के द्वारा पालन करना उस जो है बाध्यकर होता है। और तीसरा है अधिकार की अंतर्वस्तु होनी चाहिए। और नेक्स्ट है उसकी विषय वस्तु होनी चाहिए। और अंतिम है अधिकार का एक स्वत्व होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो अधिकार हैं इसके 5 लक्षण जो है कौन माना है? सामंड ने माना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विधिक अधिकार का तत्व नहीं है? तो यहाँ पे विधिक अधिकार का इसमें से जो तत्व नहीं है वह विधिक उपचार है, अर्थात अधिकार का भोक्ता अर्थात वह व्यक्ति जिसमें अधिकार निहित है, विषय या संबंधित वस्तु होनी चाहिए, कार्य या प्रवृत्ति होनी चाहिए, लेकिन इसमें विधिक उपचार जो है यह अधिकार का आवश्यक तत्व नहीं है। नेक्स्ट, अवधि बाधित ऋण यह किस प्रकार का अधिकार है? तो अभी हमने देखा कि यह एक अपूर्ण अधिकार है, अवधि बाधित ऋण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अधिकार को तुरूप का पत्ता माना है? तो अधिकार को तुरूप का पत्ता जो है यह ड्वार्किन के द्वारा माना गया है। नेक्स्ट, किसने कहा कि एकमात्र अधिकार जो एक व्यक्ति के पास रहता है वह है सदैव कर्तव्य का निर्वाह करने का अधिकार? तो ड्यूगिट जो है का यह मानना है कि एक व्यक्ति के पास सदैव केवल कर्तव्य करने का अधिकार होता है, उसके पास और कोई अधिकार होता ही नहीं है। अधिकार वह क्षमता या शक्ति होती है जो दूसरे या दूसरों के कृत्यों या कुछ करने से विरत रहने की यथावत अपेक्षा करती है। तो निम्नलिखित में से किसने जो है अधिकार की यह व्याख्या किया था? तो यह जो व्याख्या है यह किया है ऑस्टिन ने। नेक्स्ट, हाफेल्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता का सहवर्ती है? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सहवर्ती अगर पूछता है तो बहुत बार ये जो है पूछा जाता है कि अधिकार का सहवर्ती कौन सा है, कर्तव्य का सहवर्ती कौन सा है। तो इसमें से जो स्वतंत्रता का सहवर्ती पूछा है तो स्वतंत्रता का सहवर्ती है अधिकारहीनता। नेक्स्ट, अधिकार अपने विभिन्न रूपों में और उसके सहवर्ती हैं। तो ये नीचे दिए गए इसमें से कौन सा सही जो है सुमेलित नहीं है? तो इसमें है अधिकार, इसका सहवर्ती कर्तव्य होता है। स्वतंत्रता का अधिकार जो सहवर्ती है अधिकारहीनता होता है। शक्ति का दायित्व होता है। और उन्मुक्ति का जो है यह विशेषाधिकार नहीं होता है बल्कि यह निर्योग्यता होती है। उन्मुक्ति का जो सहवर्ती है वह निर्योग्यता होती है। तो ये डी वाला जो विकल्प है यही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, फिर से है अधिकारों को विभिन्न रूपों में अपने सहवर्तियों के साथ दिया गया है, तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो अधिकार का कर्तव्य है, स्वतंत्रता का अधिकारहीनता है, उन्मुक्ति का लाभ नहीं होगा बल्कि यह होगा निर्योग्यता, और शक्ति का दायित्व है। नेक्स्ट, फिर से वही सहसंबंध के बारे में पूछा गया है। तो इसमें जो है पूछा है कि इसमें कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित इसमें से जो उन्मुक्ति का होता है निर्योग्यता, तो यही सुमेलित है। बाकी का जो स्वतंत्रता होता है तो स्वतंत्रता का जो सहवर्ती है वह अधिकार शून्यता या अधिकारहीनता होता है। और शक्ति का होता है अधीनता। उसके बाद अगर निर्योग्यता देखते हैं तो इसकी होती है उन्मुक्ति और निर्योग्यता जो है एक सहवर्ती हैं। और कर्तव्य का सहवर्ती अधिकार है। तो इस प्रकार से ये जो है आपस में सहवर्ती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित विधिशास्त्रियों में से किसने अधिकारों और कर्तव्यों का प्रसिद्ध विश्लेषण किया था? तो अधिकारों और कर्तव्यों का विश्लेषण जो है हाफेल्ड के द्वारा किया गया था, हाफेल्ड। नेक्स्ट,
किसने कहा है कि जो कर्तव्य है वह आचरण का एक आदेशात्मक प्रतिमान है? तो यह जो कथन है वह डायसी का है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विधिक कर्तव्य का लक्षण नहीं है? तो विधिक कर्तव्य का लक्षण इसमें से कर्तव्य का विषय है, अधिकार का विषय है और कर्तव्य की जो अंतर्वस्तु है यह भी है, लेकिन कर्तव्य की जो विषय वस्तु है यह जो है कर्तव्य का लक्षण नहीं माना जाता है। ऑस्टिन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक निरपेक्ष कर्तव्य नहीं है? तो इसमें से जो है निरपेक्ष कर्तव्य एक व्यक्ति के जो प्रति कर्तव्य होता है वह निरपेक्ष कर्तव्य नहीं होता है। बाकी स्वयं के प्रति, ईश्वर के प्रति, संप्रभु के प्रति ये सारे जो कर्तव्य हैं वह निरपेक्ष कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, यह विचार कि कतिपय कर्तव्य निरपेक्ष हैं, अर्थात जो कुछ कर्तव्य हैं वह निरपेक्ष हैं, यह किसका विचार है? तो यह जो है ऑस्टिन का विचार है। नेक्स्ट, किस विधिशास्त्री के अनुसार 4 प्रकार के निरपेक्ष कर्तव्य होते हैं? जिसमें जैसे स्वयं के प्रति, अनिश्चित व्यक्तियों के प्रति, संप्रभु के प्रति और उसके भी प्रति जो है मानव प्राणी नहीं है। तो ऐसे जो 4 प्रकार के लोगों हैं इन सब के प्रति व्यक्ति का कर्तव्य होता है। तो ऐसा जो मानना है वह जॉन ऑस्टिन का मानना है। नेक्स्ट, जब संगता भंग की गई हो तब उसका पुनः स्थापन करने में न्याय का वर्णन अरस्तु ने किस प्रकार किया था? तो उन्होंने इसे सुधारात्मक न्याय के रूप में इसका वर्णन किया है। नेक्स्ट, किसके अनुसार 4 प्रकार के कर्तव्य होते हैं? आत्यांतिक कर्तव्य जो है 4 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से हैं? अपने प्रति, अनिश्चित व्यक्तियों के प्रति, संप्रभु के प्रति और ऐसे लोगों के प्रति जो कि मनुष्य नहीं है। तो यह जो मानना है ऑस्टिन का है। ऑस्टिन ने निम्नलिखित कर्तव्यों में से किस श्रेणी को आत्यांतिक कर्तव्य में शामिल किया है? तो यहाँ पे आत्यांतिक कर्तव्य के अंतर्गत शामिल किया गया है। ये पूछा है कि कौन कौन से इसमें शामिल हैं। तो इसमें से अनिश्चित व्यक्तियों के प्रति, अपने प्रति, संप्रभु के प्रति, तो अर्थात 1, 2 और 3 इन्हें जो है आत्यांतिक कर्तव्य के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जबकि माता पिता के प्रति जो कर्तव्य है यह आत्यांतिक कर्तव्य में नहीं आते हैं। तो इस प्रकार से जो तीसरा विकल्प इसका है 1, 2 और 3 यही सही है। नेक्स्ट है सुमेलित करने के लिए पूर्ण और अपूर्ण अधिकार। तो इसका संबंध है लागू होने पर बल देना। सकारात्मक तथा नकारात्मक अधिकार, तो इसका संबंध है अन्य पर प्रभाव पर बल देना। और तीसरा है सांपत्तिक तथा वैयक्तिक अधिकार, तो इसका संबंध है आर्थिक मूल्य पर बल देना से। सर्वबंधी अधिकार और व्यक्तिबंधी अधिकार, तो इसका जो संबंध है वह प्रवर्तन के क्षेत्र पर बल देने से है। नेक्स्ट है अधिकारों का 4 विधिक सहवर्ती के रूप में किसने विश्लेषण किया था? तो अधिकारों का जो 4 सहवर्ती के रूप में विश्लेषण जो किया था वह हाफेल्ड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक वाद में न्यायालय ने निगमित व्यक्तित्व का पर्दा हटाया? तो निगमन का जो पर्दा है वह डेमलर कंपनी बनाम कॉन्टिनेंटल टायर कंपनी के केस में न्यायालय के द्वारा हटाया गया है। और इस नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक विधिक व्यक्ति है? तो यहाँ पे विधिक व्यक्ति इसमें से कौन है? तो इसमें जो है एक मूर्ति जो होती है यह विधिक व्यक्ति है। और इसमें जो है प्रेमनाथ बनाम प्रद्युम्न कुमार मलिक का जो केस है इसमें जो है यह कहा गया कि एक मूर्ति विधिक व्यक्ति होती है और उसे जो है एक अवयस्क के रूप में माना जाना चाहिए। अर्थात वह अगर कोई चीज़ धारण करती है तो वह एक अवयस्क मानी जाएगी और उसकी तरफ से कोई अन्य व्यक्ति जो है कोई चीज़ धारण कर सकता है, कोई संपत्ति धारण कर सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला है एक हिंदू देव प्रतिमा जो है अर्थात एक हिंदू जो मूर्ति है भगवान की वह न्यायिक व्यक्तित्व है, तो यह कथन सही है। दूसरा है देव प्रतिमा के लिए स्थापित धर्मदाय के संबंध में शाश्वतता के विरुद्ध नियम लागू नहीं होता है, तो यह कथन भी सही है। और तीसरा है एक हिंदू देव प्रतिमा का धर्मदाय में लाभकारी हित होता है, तो यह जो कथन है यह सही नहीं है। और देवकी नंदन बनाम मुरलीधरन का केस आया था 1956 में। इसमें जो है न्यायालय ने निर्णय दिया कि एक हिंदू देव प्रतिमा जो है उसका प्रतिमा का धर्मदाय में लाभकारी हित नहीं होता है और वास्तविक जो हितधारी होता है वह उसका पुजारी होता है। तो इस प्रकार से जो सी वाला ऑप्शन है यही सही नहीं है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन विधिक व्यक्ति नहीं है? तो यहाँ पे विधिक व्यक्ति इसमें से मूर्ति है, कंपनी भी होती है, और गुरु ग्रंथ साहिब भी जो है विधिक व्यक्ति है, लेकिन जो मस्जिद है यह जो है विधिक व्यक्ति नहीं होता है। और गुरु ग्रंथ साहिब जो है यह विधिक व्यक्ति तब माना गया जबकि एक केस था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी बनाम सोमनाथ दास का, तो इसी में यह माना गया था कि जो गुरु ग्रंथ साहिब है यह एक विधिक व्यक्ति है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक विधिक व्यक्ति है? तो विधिक व्यक्ति इसमें से पत्थर नहीं होगा, पशु भी नहीं होगा, मस्जिद भी नहीं है, एक मूर्ति जो है यह विधिक व्यक्ति के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति, यह किस प्रकार की मूर्ति मानी जाएगी? तो मंदिर में जो एक मूर्ति होती है यह एक विधिक व्यक्ति है। नेक्स्ट, निम्नलिखित एक विधिक व्यक्ति है, तो विधिक व्यक्ति इसमें कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रपति है, यह एक विधिक व्यक्ति है, और भारत संघ तो यह भी विधिक व्यक्ति है। तो इस प्रकार से 1 और 2 ये दोनों जो है विधिक व्यक्ति हैं। और नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला है, व्यक्तित्व न्यायपूर्ण इच्छा की आत्मनिष्ठ संभावना है, तो यह कथन सही है। और यह जो कथन है यह हीगल का है। दूसरा है, विधिक व्यक्ति विधिक अधिकारों में कर्तव्यों के धारक होते हैं, तो यह भी सही है। विधिक अधिकारों एवं है, ये विधिक अधिकार और कर्तव्य धारण करते हैं, तो यह कथन भी सही है। और यह जो कथन है यह विश्लेषणवादी विधिशास्त्रियों का मानना है ये। तीसरा है, विधिक व्यक्ति सदैव मिथकीय होता है, तो यह कथन सही नहीं है। और चौथा है, व्यक्ति सार है जिसके अधिकार और कर्तव्य उसके लक्षण हैं, तो यह भी सही है। तो इस प्रकार से जो सी वाला ऑप्शन है यही सही नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत निगमित व्यक्तित्व से संबंधित है? तो यहाँ पे निगमित व्यक्तित्व से संबंधित कौन सा सिद्धांत है? तो इन जो दिया गया है इसमें हित सिद्धांत जो है यह हित और इच्छा सिद्धांत जो होते हैं यह विधिक अधिकार से संबंधित हैं, अधिकार से संबंधित हैं, हित और इच्छा। बाकी ये रियायत सिद्धांत, कल्पितार्थ सिद्धांत और यथार्थवादी सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत जो है यह निगमित व्यक्तित्व से संबंधित है। तो अधिकार से संबंधित जो है 3 सिद्धांत हैं, हमने पहले भी बताया था, हित सिद्धांत, इच्छा सिद्धांत और तीसरा है संरक्षित सिद्धांत। ये 3 जो सिद्धांत हैं यह अधिकार से संबंधित हैं। और व्यक्तित्व से संबंधित जो सिद्धांत हैं उसमें है प्रयोजन सिद्धांत, प्रयोजन हो गया, उसके बाद कोष्ठक का सिद्धांत है, उसके बाद परिकल्पना सिद्धांत है, ये जो बी वाले में दिया है। इसके बाद हाहफील्ड का सिद्धांत है, हाहफील्ड, केल्सन का सिद्धांत है, और रियायत का सिद्धांत है, यथार्थवाद का सिद्धांत है। तो ये सारे सिद्धांत जो है यह विधिक व्यक्तित्व से संबंधित हैं, जबकि हित, इच्छा और संरक्षित ये 3 सिद्धांत अधिकार से संबंधित हैं। तो ये इसमें जो है बहुत बार पूछता जाता है, मिलान करने के लिए दिया जाएगा, इसी में पूछेगा कौन सुमेलित नहीं है, तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न देखता है। तो ये याद रहेगा तो इससे गलती नहीं होगी। नेक्स्ट, निगमित व्यक्तित्व के यथार्थवादी सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वह किसने किया था? तो यहाँ पे जो निगमित व्यक्तित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था तो यह जो है गियरके के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा निगमित व्यक्तित्व का सिद्धांत नहीं है? तो इसमें हमने बताया कि हित और इच्छा सिद्धांत जो है निगमित व्यक्ति से संबंधित नहीं है, बाकी ये तीनों व्यक्तित्व से संबंधित हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा एक निगमित व्यक्तित्व से सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो व्यक्तित्व के सिद्धांत से यही हित सिद्धांत जो है यही नहीं संबंधित है। नेक्स्ट, वास्तविक व्यक्तित्व जो है केवल मानव प्राणियों से ही संबंधित हो सकते हैं, बाकी राज्य, निगम, संस्थाएं, व्यक्ति तथा अधिकारों के कर्ता नहीं हो सकते हैं, बल्कि ऐसे माने गए हैं जैसे कि वह व्यक्ति हों। अर्थात यह वास्तव में व्यक्ति नहीं है बल्कि यह व्यक्ति माने गए हैं। और न्यायिक व्यक्तित्व जो है ठोकर मारने के लिए कोई शरीर नहीं रखता है, न ही स्थापित करने के लिए कोई आत्मा रखता है। यह परिकल्पना जो है निम्नलिखित में से निगमित व्यक्ति के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो यह परिकल्पना जो है हाफेल्ड के सिद्धांत से संबंधित है।
और यह मानते हैं कि जो निगमित व्यक्ति है या विधिक व्यक्ति है वह कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि उसके पास न तो आत्मा है न ही शरीर है, और यह जो है विधिक व्यक्ति जो है एक मिथक है। नेक्स्ट, ब्रैकेट सिद्धांत या कोष्ठक का सिद्धांत यह किससे संबंधित है? तो कोष्ठक सिद्धांत जो है यह व्यक्तित्व से या विधिक व्यक्तित्व से संबंधित है। नेक्स्ट, फिर से कोष्ठक का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह विधिक व्यक्तित्व से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन विधिक व्यक्ति है? तो यहाँ पे विधिक व्यक्ति कौन है इसमें? तो सहकारी आवास समिति के अध्यक्ष यह विधिक व्यक्ति नहीं है, क्योंकि यह प्राकृतिक व्यक्ति हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति भी प्राकृतिक व्यक्ति हैं। थर्मल पावर कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक ये भी जो है विधिक व्यक्ति नहीं है। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश यह एक विधिक व्यक्तित्व है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको विधिक व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है? तो इसमें जो है एक विधिक व्यक्ति एक कोष नहीं हो सकता है, बाकी एक मूर्ति है, मृत व्यक्ति है, निगम है, ये सारे जो है ये विधिक व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, निगम क्या है? तो निगम जो है यह किस प्रकार का व्यक्तित्व है? तो निगम जो है एक विधिक व्यक्ति के अंतर्गत आता है, और विधिक व्यक्ति एक ऐसा कृत्रिम या काल्पनिक व्यक्ति होता है जो विधि की दृष्टि से तो कोई व्यक्ति है, लेकिन वह वास्तव में कोई विधि नहीं होता है, अर्थात काल्पनिक विधि जो है व्यक्ति जो है उसी ही विधिक व्यक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने विधिक व्यक्ति को परिभाषित किया है कि यह एक अस्तित्व है जिस पर अधिकार और कर्तव्य जो है अधिरोपित किए जा सकते हैं? तो यह जो परिभाषा थी यह ग्रे के द्वारा दी गई है। और नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विधिक व्यक्तित्व से संबंधित है? तो इसमें से विधिक व्यक्तित्व से संबंधित जो सिद्धांत है वह है कल्पनार्थ सिद्धांत और कोष्ठक सिद्धांत। बाकी इसमें हित लगा हुआ है तो यह विधिक व्यक्तित्व नहीं होगा, क्योंकि हित जो है अधिकार से संबंधित है, और इसमें भी हित है, इसमें भी इच्छा है, तो इच्छा का जो सिद्धांत है वो भी अधिकार से संबंधित है। तो ये जो है कल्पनार्थ सिद्धांत और कोष्ठक सिद्धांत जो बी वाला ऑप्शन है यही जो है विधिक व्यक्तित्व से संबंधित है। नेक्स्ट, विधिशास्त्र वकीलों का बहिर्मुखता का स्वर्ग है। तो यह जो कथन है वह किसके द्वारा किया गया था? तो यह कथन जूलियस स्टोन का है। नेक्स्ट है, विधिशास्त्र में कोष्ठक या ब्रैकेट की जो थियरी है वह किस विषय से संबंधित है? तो ब्रैकेट थियरी जो है यह विधिक व्यक्तित्व से संबंधित है। नेक्स्ट, कल्पना का सिद्धांत निम्नलिखित संकल्पनाओं में से किस एक से संबंधित है? तो कल्पना जो सिद्धांत है यह विधिक व्यक्तित्व से संबंधित है। नेक्स्ट, किसने कहा है कि अजन्मे शिशु का विधिक अस्तित्व नहीं होता है? अर्थात जो अजन्मा व्यक्ति है उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि उसके पास कोई अधिकार नहीं होते हैं। तो ऐसा जो कथन है वह पैटन का है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस केस में भारत के उच्चतम न्यायालय ने निर्णित किया कि गुरु ग्रंथ साहिब जो है वह एक विधिक व्यक्ति है? तो ऐसा जो निर्णय है यह दिया गया था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी बनाम सोमनाथ दास। तो इस केस में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो गुरु ग्रंथ साहिब है वह एक लीगल पर्सनालिटी है या विधिक व्यक्ति है। नेक्स्ट, प्रीवी काउंसिल ने किस मामले में यह निर्धारित किया है कि मस्जिद जो है न तो वाद दायर कर सकती है न ही इसको विरुद्ध वाद दायर किया जा सकता है, क्योंकि विधि की दृष्टि से जो है वह एक कृत्रिम व्यक्ति नहीं है। तो ऐसा जो निर्णय है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मस्जिद शाहगंज बनाम शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी या प्रबंध समिति के केस में दिया गया था, और इसीलिए यह माना जाता है कि जो मस्जिद है वह लीगल पर्सनालिटी नहीं है, वह विधिक व्यक्तित्व नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित मामलों में से कौन सा जो केस है वह विधिक व्यक्तित्व से संबंधित नहीं है? तो इसमें से जो है यह इन री कोहेन का जो केस है यह विधिक व्यक्तित्व से संबंधित नहीं है, बल्कि यह क्या है, यह कब्जे से संबंधित है। इन री कोहेन। बाकी डैमलर कंपनी का जो केस है, सोलोमन बनाम सोलोमन का केस है, कैंपबेल बनाम पेडिंगटन का जो केस है, ये सारे केस जो है विधिक व्यक्ति से संबंधित हैं, लेकिन इन री कोहेन का जो केस है वह कब्जे से संबंधित है। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन जो पुस्तक है इसके लेखक जेरेमी
बेंथम हैं। और एक आता है थियरी ऑफ जस्टिस। तो थियरी ऑफ जस्टिस के जो लेखक हैं वह रॉल्स हैं। थियरी ऑफ, ये लेजिस्लेशन है और यहाँ जस्टिस है, थियरी ऑफ जस्टिस, जॉन रॉल्स। नेक्स्ट, एकल निगम की अवधारणा के संबंध में किसने कहा है कि जीवित व्यक्ति आता है जाता है परंतु विधि की यह जो कृति है अर्थात एकल व्यक्ति है यह सदैव ही रहती है। तो यह जो कथन है यह सामंड का है। और सामंड जो है एकल निगम के संबंध में कहते हैं कि एक जीवित व्यक्ति अर्थात जो नेचुरल व्यक्ति है, प्राकृतिक व्यक्ति है, वह आता है और जाता है, अर्थात वह पैदा होता है और मर जाता है, लेकिन जो एक एकल निगम है वह हमेशा जीवित रहता है। तो एकल निगम के अंतर्गत क्या आएगा, एक पद है राष्ट्रपति का पद। तो राष्ट्रपति का जो पद है वह एकल निगम है क्योंकि यह सदैव ही रहता है और इस पर कोई व्यक्ति इस कुर्सी पर बैठता है राष्ट्रपति के रूप में, फिर वो रिटायर होता है, तुरंत दूसरा आता है। तो एक जो राष्ट्रपति है देश का वो हमेशा रहता है, वो व्यक्ति भले मर जाए लेकिन वह पद हमेशा रहता है। वह पद रहता है तो उस कुर्सी पे बैठने वाला हमेशा व्यक्ति वो राष्ट्रपति कहलाता है। तो इसलिए भारत का जो राष्ट्रपति है हमेशा रहता है। वो अलग बात है कि कौन है, तो इसीलिए इसे एकल निगम कहा जाता है। तो अर्थात एक व्यक्ति को मिलके जो एकल निगम बनता है। और एक होता है समष्टि निगम। तो समष्टि निगम के अंतर्गत जो है वो है बहुत सारे लोग आते हैं। जैसे एक संस्था हो गई, एक विश्वविद्यालय हो गया, निगम हो गया, बैंक हो गई, तो उस पूरे संस्था में जितने भी लोग काम करने वाले हैं, जितने भी एम्प्लॉई हैं, वो सारे उस निगम के भाग माने जाएंगे। नेक्स्ट, एकल निगम का मुख्य प्रयोजन क्या है। तो एकल निगम का जो मुख्य प्रयोजन होता है या उसका मुख्य उद्देश्य होता है वह पद में निरंतरता को बनाए रखना होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक विधिक अधिकार का सिद्धांत है। तो यहाँ अधिकार का सिद्धांत है हित का सिद्धांत। यह हित सिद्धांत अधिकार का सिद्धांत है, बाकी रियायत, कल्पना और कोष्ठक यह व्यक्तित्व से संबंधित हैं, विधिक व्यक्तित्व से संबंधित। नेक्स्ट, एकल निगम के प्रत्यय के संबंध में यह कथन है कि जीवित व्यक्ति आता है और जाता है परंतु विधि की यह कृति सदैव रहती है। तो यह कथन सामंड का है। नेक्स्ट, समष्टि निगम का गलत उदाहरण कौन सा है। तो समष्टि निगम जो होता है अभी हमने बताया कि एक क्या होती है, एक जैसे बैंक हो गया, इसमें बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, नगर निगम हो गया, विश्वविद्यालय हो गया, तो ये सारे समष्टि निगम के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो भारत का राष्ट्रपति है यह एकल निगम के अंतर्गत आता है, एकल निगम। तो इस प्रकार से यहाँ प्रश्न पूछा है कि समष्टि निगम का एक गलत उदाहरण कौन है, भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट, इंग्लैंड में सम्राट की विधिक स्थिति क्या है। तो इंग्लैंड का जो सम्राट है वह एक एकल निगम माना जाता है। तो हमने बताया कि एकल निगम में वही आते हैं किसी देश का जो मुखिया है, राष्ट्रपति है, राजा है, या एक कोई व्यक्ति है, किसी संस्थान का अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है, तो ये सारे जो है एकल निगम के अंतर्गत आते हैं। इस वीडियो में हमने 100 प्रश्नों को कवर किया है और अब जो स्टूडेंट्स के हमारे 300 प्रश्न आपके समक्ष हैं। आप जो है इनको मेहनत से पढ़िए, इनको समझिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी जैसे हम वीडियो अपलोड करें उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।